चावल के खेत में ससुराल। मोना, इस बार हमारी चावल की पैदावार बहुत अच्छी हुई है। जल्द ही हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और उसके बाद हमारे घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। ये सब कुछ हमारी बहू लक्ष्मी के शुभ कदमों की वजह से हुआ है। जब से वो आई है तब से तो हमारे परिवार ने कभी भी तंगी के दिन नहीं देखे, वरना हमें 2 वक्त की रोटी के लिए भी कितना परेशान होना पड़ता था। उन दिनों को याद मत करो मोना, उन्हें याद करता हूँ तो आज भी मुझे बेचैनी होती है। अब जो बीत गया वो बीत गया। तभी वहाँ उनकी गर्भवती बहू लक्ष्मी अपने सास ससुर के लिए खाना लेकर आती है और उन्हें खाना देते हुए कहती है, बातों में ही मत उलझे रहिए पिताजी माँ जी, आप दोनों खाना खा लीजिए। और हाँ, हो सके तो खाना खाते हुए अपने पुराने दिनों को याद मत करना। हम जितना पुराने दिनों को याद करते हैं वे जख्म हमें उतना ही परेशान करते हैं। कि तभी उनके घर एक वकील आता है और कहता है, क्या ये महेश जी का घर है? मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ जी, ये महेश जी का ही घर है। बताइए क्या हुआ, कैसे आना हुआ आपका? तभी वो वकील कुछ कागजात दिखाते हुए महेश और मोना से कहता है, दरअसल ये कागजात आपके छोटे भाई भानु प्रताप जी ने भिजवाए। उनका कहना है कि इस घर पर उनका मालिकाना हक है और आपको 7 दिन के अंदर ये घर खाली करना होगा। ये बात सुनने के बाद लक्ष्मी के पूरे ससुराल वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सभी परेशान हो जाते हैं। महेश स्तब्ध होकर कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जब मेरे भाई और मेरा बंटवारा हुआ था तो मैंने उसे अपने जीवन की सारी जमा पूंजी दे दी थी और उसके बदले में ये मकान मैंने रख लिया था, तो वो इस मकान पर अपना हक कैसे जता सकता है? महेश जी, जब आपने बंटवारा किया था तो क्या उसके आपके पास कोई कागजात हैं? क्योंकि कानून कागजात मांगता है, सबूत मांगता है। सिर्फ बोली गई बातों पर कानून नहीं चलता महेश जी। मुझे अपने भाई पर इतना ज्यादा विश्वास था कि मैंने कोई कागजात बनवाए ही नहीं और ये मकान ले लिया। मुझे नहीं पता था कि जब उसका बेटा जुए में सब कुछ हार जाएगा और उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वो इस तरह से अपने बड़े भाई को परेशान करेगा। देखिए महेश जी, आपके पास आपके चावलों के खेत है और ये घर है। अब आपके पास ये 2 रास्ते हैं, या तो आप अपने चावलों के खेत अपने भाई भानु प्रताप को दे दीजिए या फिर ये मकान आपको भानु प्रताप जी के नाम करना होगा। अब लक्ष्मी के ससुराल वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर कौन सा रास्ता निकाला जाए। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी लक्ष्मी ने कहा, बुरा मत मानना पिताजी, अब आप जो भी फैसला लेंगे वो ठीक होगा, लेकिन पुरानी गलती को याद करके हम अपने आप को और परेशान करेंगे तो इससे किसी को भी फायदा नहीं होगा। अगर हम अपना रोजगार ही किसी को दे देंगे तो आगे क्या काम आएंगे? और वैसे भी बेटा तो शहर गया हुआ है कमाने, हमारे पास वो चावल की खेती बेचकर ही तो कुछ पैसे आएंगे। लक्ष्मी बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर हम दूसरे घर का इंतजाम कैसे करेंगे? वकील साहब, वैसे तो हम ये मामला कोर्ट में लेकर जाएंगे, लेकिन अगर मैंने ये खेत अपने भाई के नाम कर दिए तो फैसला आने तक वो मेरी सारी चावल की फसल बेच देगा और पूरा साल मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। इसीलिए हम ये घर देने को तैयार हैं, लेकिन हमें 1 हफ्ते का समय चाहिए। वकील ये सुनकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो सारी बात आकर भानु प्रताप को बताता है। भानु प्रताप ये सुनकर निराशा से कहता है, मुझे लगा था कि वो अपनी बूढ़ी पत्नी और गर्भवती बहू के सर से छत नहीं छीनेगा और खेत मेरे नाम कर देगा। मैं उसकी सारी फसल बेचकर अपने जुआरी बेटे का सारा कर्जा चुका दूंगा। खैर कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ कि उसे इस गांव में रहने के लिए कौन मकान देता है। यूं ही लगभग 3-4 दिन बीत चुके थे, लेकिन महेश को कोई भी रहने के लिए अपना मकान देने को तैयार नहीं था। आखिरी दिन वकील आकर महेश और उसके परिवार को घर से निकाल देता है। अब महेश अपनी बूढ़ी पत्नी और गर्भवती बहू के साथ सड़क पर आ गया। मोना ने चिंता से कहा, अजी अब हम कहाँ जाएंगे? लक्ष्मी पेट से है, उसके लिए इतनी ज्यादा परेशानी झेलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता था कि मेरे घर का सिक्का ही खोटा निकलेगा और मेरा खुद का भाई मेरे साथ इतनी बड़ी दगाबाजी करेगा। सबसे पहले हमें अपने रहने की जगह ढूंढनी होगी और उसके बाद जैसे ही चावल की खेती बिकनी शुरू होगी तब मैं उसके खिलाफ केस करूंगा। तभी लक्ष्मी ने अपने सास ससुर को संभालते हुए कहा, माँ जी, पिताजी, अगर बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हम लोग जाकर अपने चावल के खेतों में क्यों नहीं रहते? वैसे भी कई परिवार अपने खेतों में ही रहते हैं, इससे खेतों की रखवाली भी होगी और हमें रहने की जगह भी मिल जाएगी। लक्ष्मी बहू, तुमने बिल्कुल ठीक बात कही है। वैसे भी उस भानु का कोई भरोसा नहीं है, न जाने वो ईर्ष्या में आकर हमारे खेतों पर भी कब हमला करवा दे। हमें वहाँ रहना चाहिए और बारी बारी से जाकर अपने खेतों की निगरानी करनी चाहिए जब तक कि हम फसल बेच नहीं देते। अगर तुम दोनों औरतें होकर चावल के खेतों में रहने को तैयार हो तो फिर मैं कैसे मना कर सकता हूँ। ठीक है, हम वहीं पर अपने रहने का कोई इंतजाम कर लेते हैं।
इसके बाद महेश मोना और अपनी बहू लक्ष्मी के साथ चावल के खेतों में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो कुछ लकड़ियों का इंतजाम करके एक टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर तैयार कर देता है। अब लक्ष्मी ने वहीं पर एक मिट्टी का चूल्हा बनाकर तैयार किया और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे को ये दिन भी देखने पड़ेंगे और मेरा ससुराल चावल के खेतों में रहने वाला ससुराल बन जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा बेटा इसी उम्र से जितने संघर्ष देखेगा उतना ही सहनशील बनेगा। अब लक्ष्मी इस मिट्टी के बने हुए चूल्हे पर खाना बनाकर तैयार करती है और अपने परिवार वालों को दाल चावल परोस देती है। पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। तभी महेश आधी रात को उठता है और उसे उठा हुआ देखकर मोना कहती है, क्या बात है जी, आप आधी रात को उठकर क्यों बैठ गए? आपको नींद नहीं आ रही क्या? हाँ, मुझे नींद कैसे आ सकती है जिसका परिवार इस तरह चावल के खेतों में रह रहा हो। लक्ष्मी बहू भी हमारे बारे में क्या सोच रही होगी कि उसे चावल के खेतों में रहने वाला ससुराल मिला है। खैर, तुम लोग सो जाओ, मुझे अपने चावल के खेतों की निगरानी करनी है। इसके बाद लगभग सूरज उगने तक महेश खेतों की निगरानी करता है और उसके बाद मोना जाकर खेतों की निगरानी करती है। कुछ दिनों के बाद महेश की चावल की फसल कटने के लिए तैयार हो जाती है और महेश कहता है, अब मैं जल्द से जल्द जमींदार से गाड़ी का इंतजाम करके यह सारी फसल बेच देता हूँ और उसके बाद मैं भानु प्रताप के खिलाफ केस लड़ूंगा और उसे एक अच्छा सबक भी सिखाऊंगा। अब महेश ने जमींदार से गाड़ी का इंतजाम किया और उसके बाद चावल की सारी फसल उस गाड़ी पर लादी और शहर जाकर उसने बेचा। जब वो रास्ते में आ रहा था तो भानु प्रताप के कुछ गुंडों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन महेश ने हार नहीं मानी। तभी गांव के कुछ आदमी वहां पर आ गए और उन गुंडों को मार भगाया। गांव के आदमी महेश से बोले, हमने कभी नहीं सोचा था कि इस गांव में रहने वाला एक भाई दूसरे भाई का इतना बड़ा दुश्मन हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं महेश भाई, हमने खुद उन गुंडों को देखा है। हम उन गुंडों को ढूंढकर सारा सच सबके सामने लाएंगे। हाँ महेश भाई, इतने सालों से हम इस गांव में साथ में रह रहे हैं। पुलिस आने से पहले पंचायत आती है और पंचायत का फैसला पूरे गांव को मानना ही पड़ता है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। इसके बाद पूरा गांव एकता में लीन हो जाता है और उन गुंडों का पता लगाता है। गुंडों की अच्छी तरह पिटाई करने के बाद वे गुंडे सारा सच स्वीकार कर लेते हैं कि ये सब कुछ भानु प्रताप ने करवाया था। जिसके बाद पंचायत के सामने भानु प्रताप को बुलाया जाता है और भानु प्रताप को अपना सच स्वीकार करना पड़ता है। हाँ, ये सारी गलती मेरी है और मैं ही असली दोषी हूँ। दरअसल मेरा बेटा जुए में सब कुछ हार गया था और मैं कर्ज में पूरी तरह डूबा हुआ था। मेरा बेटा बहुत ही मेहनती निकला और शहर कमाने के लिए चला गया और महेश ने भी बुढ़ापे में हार नहीं मानी और अपने हिस्से में आई बंजर जमीन पर चावल की खेती करके उसे उपजाऊ बनाया। इस वजह से मैंने सब कुछ हथियाने की ठान ली थी। अब भानु प्रताप को गाँव वालों के आगे सब कुछ स्वीकार करने के बाद कोई रास्ता समझ में नहीं आता। इसके बाद वो महेश को उसका घर वापस दे देता है। वहीं लक्ष्मी का धान के खेतों में रहने वाला ससुराल फिर से अपने घर में रहने लगता है और लक्ष्मी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम वो सरस्वती रखते हैं। अब उस घर में खुशहाली और शांति का वास था। काजल शादी करके अभी अभी अपने ससुराल आई थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली की बहू थी। आज उसकी पहली रसोई थी, इसलिए वो नहा धोकर अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी आज मेरी पहली रसोई है, बताइए आप लोगों को क्या पसंद है, मैं खाने में वही बना दूंगी। बेटा अगर तू पसंद की बात करेगी तो घर में सभी को गोभी के पराठे बहुत पसंद हैं, लेकिन गोभी के पराठे बनाने में मेहनत बहुत लगती है, इसलिए मैं गोभी के पराठे नहीं बनाती। अगर तुझे बनाने हैं तो तू गोभी के पराठे बना सकती है। ठीक है, तो आज मैं खाने में गोभी के पराठे ही बना देती हूँ और साथ में रायता भी बना लूंगी। अब काजल किचन में जाती है और गोभी के बड़े स्वादिष्ट पराठे बना देती है, साथ में रायता भी बनाती है और फिर सभी को लगा देती है। सभी लोगों को गोभी के पराठे बहुत पसंद आते हैं। तभी काजल के ससुर जी कहते हैं, बहू तुमने गोभी के पराठे बड़े स्वाद बनाए। बड़े दिनों बाद मुझे गोभी के पराठे खाने को मिले। एक तो इतने समय बाद गोभी के पराठे मिल रहे हैं, ऊपर से इतने स्वादिष्ट। वाह भाई वाह। पिताजी अगर आपको गोभी के पराठे पसंद है तो मैं अक्सर आपको गोभी के पराठे बनाकर खिला दिया करूंगी। और भाभी अगर आप गोभी के पराठे डेली बनाओगी तो एक काम करना, मेरे लिए भी बना देना। वो क्या है ना, गोभी के पराठे मुझे भी बहुत पसंद है। काजल की सास कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने हंसकर बात को टाल दिया। 2 दिनों बाद काजल अपनी सास के साथ बाजार सब्जियां खरीदने गई तो बाजार में ताजी ताजी गोभियों को देखकर काजल ने अपनी सास से कहा, माँ जी देखिए ना वहाँ कितनी अच्छी गोभी है और आप सभी को गोभी के पराठे बहुत पसंद है, तो चलिए ना हम खरीद लेते हैं। हाँ हाँ बहू क्यों नहीं, अगर गोभी खरीदनी है तो हम गोभी ले लेते हैं। दोनों सास बहू अब गोभी के ठेले पर पहुँच जाती है और काजल ने ठेले वाले से गोभी का रेट पूछा। अरे भैया गोभी कैसे दिए? दीदी 100 रुपए की एक गोभी है।
हाय दैया, इतनी महंगी। अरे 100 रुपए में तो 4 दिन की सब्जी आ जाएगी। क्या करें बहन जी, गोभी बड़ी महंगी मिल रही है और आपको पता है इस समय बाजार की सबसे महंगी सब्जी है गोभी। अरे भैया रहने दे, हमें नहीं खाना गोभी, चल बहू। सास बहू सब्जियां खरीद कर घर आ जाती। घर पहुंचते ही काजल के ससुर कहते हैं, आ गई तुम दोनों सास बहू सब्जियां खरीद कर। आज तो गोभी जरूर लाई होगी ना। बहू तेरे हाथ के गोभी के पराठे बड़े स्वादिष्ट बनते हैं, तो तू ऐसा कर आज खाने में गोभी के पराठे ही बना लेना। गोभी तो मार्केट में बहुत महंगी थी पिताजी, इसलिए हम नहीं लाए। काजल की ये बात सुनकर उसके ससुर जी का मुंह तर जाता है। अब काजल और उसकी सास किचन में जाती हैं और सब्जियां बनाते हुए काजल कहती है, माँ जी आप सभी को गोभी कितनी पसंद है ना, खासतौर से बाबूजी को, लेकिन इतनी महंगी होने की वजह से हम गोभी खा ही नहीं पाते। काश कोई ऐसा तरीका होता कि मैं गोभी की बहुत सारी डिश बनाकर आप सबको खिला सकती। काजल की बात सुनकर उसकी सास कुछ सोचते हुए बोली, बेटा एक तरीका तो है, लेकिन शायद वो तुझे अच्छा न लगे। क्या तरीका है माँ जी, बताओ तो सही। बेटा यहाँ से 45 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, वहाँ हमारे खेत हैं। शहर में रहने की वजह से हम लोगों ने उस खेत को बटाई पर दे रखा है। इस समय तो खेतों में गोभी लगी हुई है और वहाँ पर रहने के लिए घर भी बना हुआ है। अगर तुम लोगों को ऐतराज ना हो तो हम कुछ दिनों के लिए उस घर में जाकर रह सकते हैं। माँ जी ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी अब त्योहारों की छुट्टियां लगने वाली हैं, हम सभी को गोभी के खेत में जाकर रहना चाहिए, बहुत मजा आएगा। लेकिन इस बारे में तुझे खुद अपने ससुर जी से बात करनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात। अरे माँ जी आप क्यों चिंता करती हो, मैं हूँ ना। अब काजल अपने पति और अपने ससुर को भी इस बात के लिए राजी कर लेती है। अगले 3 दिनों बाद से छुट्टियां शुरू थी, तो वे सभी निकल पड़ते हैं छुट्टियां मनाने गोभी के खेत में। जल्दी ही वे लोग गाँव में गोभी के खेत में बने अपने घर में पहुँच जाते हैं, जहाँ काजल देखती है कि वहाँ जरूरत का सारा सामान रखा है और बाहर खेत में बड़ी बड़ी गोभियाँ लगी हैं। काजल बाहर आती है और उन गोभियों को देख अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए ना यहाँ कितनी बड़ी बड़ी और ताजी गोभियाँ लगी हुई हैं, देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं। हाँ बेटा चल हम कुछ गोभियाँ तोड़ लेते हैं। सास और बहू दोनों कुछ गोभियाँ तोड़ लेती हैं। तभी काजल के ससुर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, गोभी के खेतों को देखकर तो जैसे मन को सुकून ही मिल गया है। अब तो मुझे रोज गोभी के नए नए आइटम खाने को मिलेंगे। ये सुनकर पीछे खड़ा किशोर कहता है, हाँ पिताजी बिल्कुल सही कहा आपने, और गांव की हवा भी कितनी ताजी है, कितना अच्छा लग रहा है ना। सच में हम चाहे कितना ही शहर में क्यों न रह ले, लेकिन हमें गांव को कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया आप। अब जमाना चाहे कितना ही आगे क्यों न बढ़ गया हो, लेकिन इंसान को कभी भी अपनी जमीन को भूलना नहीं चाहिए, और हमने वही किया। हमारे पास इतनी अच्छी फसल होने के बाद भी हम बाजार से बासी और महंगी सब्जियां खरीद कर खाया करते थे, लेकिन यहाँ देखो खेत से ताजी ताजी सब्जियां तोड़ कर खाएंगे। उन सब की बात सुनकर अब काजल मुस्कुरा जाती है। अब काजल किचन में जाती है, फिर कुछ गोभियों को काटकर उनमें कुछ मसाले लगाकर और बेसन के घोल में डालकर उनके पकौड़े बनाती है, और कुछ गोभियों के पराठे भी बनाती है और फिर सभी को परोस देती है। सभी गोभी के पकौड़े और पराठे खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तब उसकी सास कहती है, बेटा तू सचमुच खाना बड़ा अच्छा बनाती है। नहीं माँ जी, इसमें सिर्फ मेरी तारीफ नहीं है बल्कि गोभी की तारीफ है। हमने गोभी के खेत से ताजी गोभी तोड़ी है, इसीलिए इनका स्वाद इतना अच्छा आया है। मैं तो सोच रही हूँ कि आसपास के खेत से हम कुछ हरी सब्जियाँ तोड़ लेते हैं और रात को गोभी को मिलाकर मिक्स वेज बना लेंगे। हाँ बेटा ये तूने ठीक कहा। अब सास बहू जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर आसपास के खेतों की तरफ घूमने के लिए निकल जाती हैं। उन्होंने हर खेत से थोड़ी थोड़ी सब्जी मांग ली, कुछ हरी मिर्च और हरी धनिया भी मांगी। फिर घर आकर सारी सब्जियों को मिलाकर मिक्स वेज बनाया और कुछ गोभियों में नमक लगाकर उन्हें तल लिया। रात को सब कुछ मिलाकर मिक्स वेज और ताजी गोभियों का मजा लिया और आराम करने लगे। अब सुबह सुबह सबकी नींद खुल गई। सब लोग तैयार होकर साथ में मॉर्निंग वॉक पर निकले और बहुत सारी बातें की। हर खेत को देखकर उनके तो जैसे मन खुश हो जा रहा था। तभी किशोर बोला, काजल तुमने गांव आने का प्लान बनाकर बहुत अच्छा किया। शहर की पोल्यूशन से दूर ये हरे हरे खेत इतने अच्छे लगते हैं, माँ को कितना सुकून देते हैं। ऐसा लगता है कि बस यहीं बस जाएं। देखते ही देखते 1 हफ्ते बीत गए और छुट्टियां खत्म हो गई। अब सभी ने घर जाने की तैयारी की। अपने अपने बैग लेकर सभी बाहर निकले। तभी काजल बोली, मैं कुछ गोभी तोड़कर अपने साथ रख लेती हूँ, हम शहर में जाकर उनके पराठे बनाकर खाएंगे। अब काजल ने गोभी के खेतों से थोड़ी गोभी तोड़ी और अपने साथ रख ली। फिर साथ ही वो सभी से बोली, बस मैंने तो सोच लिया है माँ जी, अब हर छुट्टियों में हम यहीं पर आएंगे छुट्टियां मनाने। और इस तरह अगली बार जाने के लिए सभी खुशी खुशी लौट गए।